सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 17 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अमेरिका की लेबनान से $35 मिलियन की मिलिट्री डील, लेबनानी आर्मी को हमवी मिलेगी या हिजबुल्लाह के खिलाफ हथियार देने का है प्लान। हिजबुल्लाह और हूथी की लिस्टिंग पर बवाल, इराक में अफसरों पर गिरी गाज। तुर्की के रोल पर नेतन्याहू बेचैन, अमेरिका ने दिया क्या सख्त पैगाम। गजा में ठंड से बच्चे तोड़ रहे दम, UNRWA की पुकार बेअसर क्यों। बारिश ने गजा को डुबोया, सैकड़ों टेंट उड़े, मगर एक औरत ने मलबों पर चढ़कर क्या सदा लगाई जिसे सुनकर सलाम करेंगे आप। ऑस्ट्रेलिया ने नेतन्याहू को टोका दिखाया आईना, बॉन्डी बीच हमले पर बयान उल्टा क्यों पड़ा। 19 नए इस्राएली सेटलमेंट्स पर सऊदी अरब नाराज, क्या वेस्ट बैंक में गुस्सा और भड़केगा। सूडान में जंग रोकने का ट्रंप फैक्टर, क्या रियाद से बनेगा रास्ता। OIC ने दिया ईरान को सपोर्ट, क्या फिर एकजुट हो रहा इस्लामिक ब्लॉक। तमाम दबाव के बावजूद ईरान मजबूत, सुप्रीम लीडर खामेनेई का भरोसा देता है क्या इशारा। UAE में एक और हराम काम ऑनलाइन हुआ लीगल, क्या मुल्क की सोच पूरी तरह से बदल गई। और 35 साल बाद यूरोप से फ्लाइट पहुंची बगदाद, आखिर क्यों लगी थी पाबंदी, बताएंगे हम। शुरुआत करते हैं इस शो की। कई सवाल हेडलाइंस में थे जिनके जवाब एक एक करके आपको मिलेंगे। सबसे पहले पहली खबर, अमेरिका ने लेबनानी आर्मी के लिए करीब $35 मिलियन के मिलिट्री सामानों की डील मंजूर कर दी है। पेंटागन के मुताबिक ये सौदा यानी हमवी मिलिट्री व्हीकल्स का सौदा है। लेकिन मेरा सवाल सीधा है, क्या वाकई ये सिर्फ गाड़ियां हैं या इन गाड़ियों की आड़ में कुछ और भी लेबनान आ रहा है। हमवी वो मिलिट्री गाड़ियां जो अमेरिका की होती हैं। हाँ, अमेरिका ने अब से कुछ घंटे पहले ये बताया कि लेबनान ने पहले 50 हमवी मांगी थी, लेकिन बाद में इसमें 90 गाड़ियां और जोड़ दी गई, यानी कुल 140 मिलिट्री व्हीकल्स जिनकी कीमत तकरीबन $34.5 मिलियन बैठती है। इस डील में सिर्फ हमवी व्हीकल्स ही नहीं बल्कि मल्टी बैंड हैंड हेल्ड रेडियो, GPS रिसीवर्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है, जैसे कि जंग की तैयारी हो रही हो। और ये कहानी यहीं नहीं रुकती। 2 हफ्ते पहले ही अमेरिका ने लेबनान को $90 मिलियन से ज्यादा की दूसरी डील में मीडियम टैक्टिकल व्हीकल्स देने की मंजूरी दी थी, जिसे लेबनानी आर्मी की काउंटर टेररिज्म कैपेसिटी मजबूत करने के नाम पर आगे बढ़ाया गया था। यह खबर भी हमने आपको दिखाई थी। अब असली सवाल यह है, क्या ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं फौजियों के लिए, या फिर इन्हीं गाड़ियों के अंदर छुपकर हिजबुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले एडवांस्ड हथियार और सिस्टम भी लेबनान भेजे जाएंगे। वॉशिंगटन की हर डील की तरह यहां भी शक की गुंजाइश और सवालों की गुंजाइश पूरी तरह से जिंदा है। मंगल को इस्राएली हमलों में लेबनान में 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से एक बेरूत के करीब मारा गया। लेबनानी हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसकी तस्दीक की है। इधर इसराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह की तरफ से कोई बयान नहीं आया। नवंबर 2024 में सीज फायर होने के बावजूद इसराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, इसराइली फौज अब भी लेबनान के साउथ में 5 इलाकों में मौजूद है जिन्हें वो अपने लिए स्ट्रेटेजिक मानता है। इराक ने हिजबुल्लाह और यमन के हूथीज को लेकर हुई बड़ी गलती के बाद कई अफसरों को हटा दिया है और कुछ को दूसरी जिम्मेदारियों पर भेज दिया है। ये एक बड़ा मूव है इराक की हुकूमत का। इराक की हुकूमत ने एक ऑफिशियल गजट में छपी उस लिस्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया है जिसमें लेबनान की हिजबुल्लाह तंजीम और यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट यानी हूथीज को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया गया था, दहशतगर्द तंजीम। ये नोटिफिकेशन पिछले महीने जारी हुआ था, हमने खबर दिखाई थी। इसके बाद इराक के सियासी हलकों में जबरदस्त नाराजगी और हंगामा खड़ा हो गया था। हालांकि माना जाता है कि ईरान से भी कोई सख्त पैगाम इराक तक पहुंचा था। इस मामले में इससे पहले इराक की प्रेसिडेंसी ने 5 दिसंबर को साफ किया था कि इस फैसले से ना तो उसे पहले कोई जानकारी मिली थी और ना ही उसका कोई रोल इस फैसले में था। प्रेसिडेंसी ने जोर देकर कहा था कि इस तरह के कदम उसके कानूनी दायरे में नहीं आते और ना ही ऐसे मामलों को मंजूरी के लिए उसके पास भेजा जाता है, यानी पल्ला झाड़ लिया था कि भैया हम तो नहीं थे। इराक ने इसे एक गलती माना था और शायद इसीलिए उस गलती की अब सजा दी गई है।
अमेरिका ने एक दफा फिर से बेंजामिन नेतन्याहू के नट बोल्ट टाइट कर दिए हैं। अमेरिका ने तुर्की की फोर्स की मुखालफत को लेकर नेतन्याहू को सही से घुट्टी पिलाई और कहा है कि लला ईना चोल पे। इस्राएली मीडिया के मुताबिक यरूशलेम में नेतन्याहू की मुलाकात अमेरिका के स्पेशल एनवॉय टॉम बैरक से हुई। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब फ्लोरिडा में अमेरिका में होने वाले यूएस इसराइल समिट से पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नेतन्याहू को काफी सख्त और दो टूक प्राइवेट पैगाम दिए गए। याद रखिएगा, नेतन्याहू अमेरिका जा रहा है। गजा के मामले में इस्राएली अखबार येदियोत एर्नोत ने लिखा कि टॉम बैरक ने नेतन्याहू की उस बेचैनी को कम करने की कोशिश की जिसमें वो किसी भी इंटरनेशनल फोर्स में तुर्की की मौजूदगी से परेशान है। बैरक का कहना था कि हमास पर तुर्की का सबसे ज्यादा असर है और वही उसे हथियार छोड़ने के लिए राजी कर सकता है। इसका मतलब है तुर्की और हमास और किसी के मुकाबले सबसे ज्यादा करीब है। बाकी दुनिया जो भी सोचे, लेकिन हमास को एतबार है तुर्की पर, उसे पता है वो क्या कर रहा है। अखबार के मुताबिक बैरक ने दलील दी कि अगर सीज फायर के दूसरे फेज में गजा में कोई इंटरनेशनल फोर्स आती है तो उसमें तुर्की के रोल को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं होगा। दरअसल नेतन्याहू किसी अनजान डर की वजह से तुर्की की फोर्स के गजा आने के खिलाफ खड़ा हो गया है। इसीलिए अमेरिका ने उसे समझाया कि तुर्की का गजा में बहुत अहम रोल होगा और वही हमास को समझा सकता है, वरना तुम्हारे ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। इसलिए तुर्की को आने दो, तुम्हारे ऊपर से बादलों को छट जाने दो। अब 2-3 स्टोरी गजा से और गजा के एहसास से जुड़ी हुई। गजा में बच्चे ठंड से दम तोड़ रहे हैं। हालात इतने बेरहम हो चुके हैं कि मासूम बच्चे भी सर्दी का बोझ नहीं उठा पा रहे। UNRWA ने साफ साफ लफ्जों में कहा है, ये सब कुछ अब रुकना चाहिए। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री या हेल्थ अथॉरिटीज के मुताबिक कम से कम 2 मासूम बच्चे ठंड लगने से जान गंवा चुके हैं। कल ही 2 हफ्ते के दुधमुहे बच्चे मोहम्मद खलील अबू अल खैर की मौत ठंड लगने से हो गई थी। अथॉरिटीज का कहना है कि इसराइली पाबंदियों की वजह से न मदद अंदर आ पा रही है, न सर्दी और बारिश से बचने का कोई इंतजाम हो सका है। UNRWA ने अपने बयान में कहा, जहां लोग पनाह लिए हुए थे वहां पहले से तबाह इमारतें भी ढह गईं और लोग मारे गए और बच्चे ठंड की वजह से दम तोड़ रहे हैं। आखिर में UN एजेंसी ने 2 टूक कहा, यह सिलसिला अब बंद होना चाहिए। गजा में मदद बड़े पैमाने पर और फौरन दाखिल होने दी जाए। गजा की इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा। जंग से तबाह गजा में ताज़ा बारिश ने हालात और बदतर कर दिए हैं। तेज बारिश और सर्द हवाओं की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, टेंट्स डूब रहे हैं और कई खेमे उड़ते जा रहे हैं। बेघर लोगों की मुश्किलें हर घंटे बढ़ती जा रही हैं। सैकड़ों लोगों के टेंट्स को मगरूर हवाएं अपने साथ उड़ा कर ले गईं। हमने देखा, आप देख रहे होंगे। लोगों ने जैसे तैसे जो दुकानें सजाई थीं वो भी आंधियों ने उजाड़ दी। हमने देखा, आप भी देख रहे होंगे। हाथ फैलाए फ़लस्तीनी अपनी बर्बादी की दास्तान उन्हें सुनाते हुए नजर आ जाते हैं जो या तो बस मीटिंग्स कर रहे हैं या फिर सिर्फ खोखली धमकियां दे रहे हैं। एक औरत इसी वीडियो में तबाह हाल इमारत के मलबे पर से चीखते हुए कहती है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, क्योंकि उन्हें सिर्फ अल्लाह से ही उम्मीद बाकी रह गई है। बाकी उन्हें लगता है कि कोई उनकी मदद नहीं कर पा रहा। लोग मदद भेज रहे हैं, लेकिन गजा में इसराइल ने मदद पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन दूसरी तरफ तबाही और फिर ये बारिश, आंधी और तूफान। एक और खबर सुनिए। पूरा गजा पानी से बेहाल है। बेघर लोगों के खेमों में पानी भर चुका है और लोगों में गुस्सा। ऐसे ही एक खेमे में रहने वाले इस बच्चे के हाव भाव बता रहे हैं कि वो आसमान से बरसती आफत और इसराइल की तरफ से गजा की बनाई गई इस हालत से बेहद परेशान है, बेहद गुस्से में है। पानी में डूबी गजा की सड़कों पर कहीं लोग अपनी गाड़ियों को धक्का देते नजर आए तो कहीं गधा गाड़ियों पर सवार होकर पानी से निकलने की कोशिश करते दिखे। सर्दियों की इस बारिश ने इस जंग ज़दा फ़लस्तीनी इलाके को एक बार फिर बेहाल कर दिया है। बारिश ने गजा में बने टेम्पररी शेल्टर्स और टेंट्स को पानी से भर दिया है। हालात इसलिए और संगीन हैं क्योंकि 2 साल की जंग में यहाँ ज़्यादातर इमारतें या तो पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं या बुरी तरह खस्ता हाली का शिकार हैं। अक्टूबर में इसराइल और हमास के बीच
सीज फायर के बाद सामान और मदद पर कुछ पाबंदियां तो कम हुई हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि गजा में अब भी जरूरत के मुताबिक मदद नहीं पहुंच रही, जबकि लोगों की जरूरतें बेहद ज्यादा हैं और अब तो ठंड आ चुकी है। यूएन ने कहा कि इस वक्त गजा में करीब 13 लाख लोगों को शेल्टर की सख्त जरूरत है और ठंड से हाइपोथर्मिया का खतरा लगातार बढ़ रहा है। यूएन के मुताबिक बच्चे इस सर्द मौसम में सबसे ज्यादा खतरे में हैं। यूएनआरडब्ल्यूए के चीफ फिलिप लाजरीनी ने एक्स पर लिखा कि बायरान नाम के तूफान के साथ आई तेज बारिश और ठंड की वजह से गजा में लोग जमकर मर रहे हैं। हमारी मदद महीनों से गजा में दाखिल होने का इंतजार कर रही है, जो सैकड़ों हजार मजबूर लोगों की जरूरतें पूरी कर सकती है। लेकिन इसराइल ने इस पर बंदिश लगा रखी है और इसराइल पर बंदिश लगाने की किसी में जुर्रत नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू को एक बार फिर उसकी हैसियत दिखा दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक प्राइम मिनिस्टर मैल्कम टर्नबुल ने नेतन्याहू को दो टूक कह दिया है कि हमारी पॉलिटिक्स से जरा दूर रहो मियां। दरअसल इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को तस्लीम करने के ऑस्ट्रेलिया के फैसले को सिडनी के बॉन्डी बीच मास शूटिंग से जोड़ने की कोशिश की थी। आपको याद है ना, इतवार की शाम यहूदी त्योहार हनुका के मौके पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक बाप बेटे ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें 15 यहूदी या 15 लोग मारे गए थे। बाप बेटे का ताल्लुक तो इंडिया से निकल आया। खैर, नेतन्याहू ने दावा किया था कि इस साल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले ने इस हमले से पहले के हफ्तों में एंटी यहूदी नफरत की आग में तेल डालने का काम किया है। यूके के चैनल 4 न्यूज़ पर इन बयानों को लेकर सवाल पूछे जाने पर ऑस्ट्रेलिया के साबिक पीएम मैल्कम टर्नबुल ने साफ लहजे में कहा, मैं अदब के साथ बीबी यानी नेतन्याहू से कहना चाहता हूं कि प्लीज़ हमारी सियासत से, हमारी पॉलिटिक्स से दूर रहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की बातें करके आप किसी की मदद नहीं कर रहे और ये सही भी नहीं है। वेस्ट बैंक में हो रहे जुल्म को दुनिया की नजरों से छुपाने की कोशिश में इसराइल एक और कदम आगे बढ़ गया है। कनाडा से आए सांसदों यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मुस्लिम डेलीगेशन को इसराइल ने वेस्ट बैंक में दाखिल होने से रोक दिया। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जाने देते अंदर। मंगल को 30 कनाडाई सिटीजन्स का एक डेलीगेशन जिसमें 6 एमपीज भी शामिल थे, उनको वेस्ट बैंक में एंट्री नहीं दी गई, जबकि उनके पास पहले से ट्रैवल ऑथराइजेशन मौजूद था, इजाजत मौजूद थी। इस डेलीगेशन को फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अफसरों, फ़लस्तीनी रिफ्यूजीज और यहूदी मुस्लिम के साथ ही ईसाई एक्टिविस्टों से मुलाकात करनी थी, और वो सब कुछ खोल देते हैं। लेकिन इसराइल की रोक ने उनकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। सवाल सीधा है, अगर जमीन पर सब ठीक है तो इस इंटरनेशनल डेलीगेशन से आखिर डर क्यों? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जिसे पर्दे में रखना है। सऊदी अरब ने वेस्ट बैंक में इसराइल की नई सेटलमेंट पॉलिसी पर सख्त नाराजगी जताई है। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान जारी करके कहा है कि इसराइली हुकूमत ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 19 नए सेटलमेंट्स बनाने की मंजूरी देकर खुले तौर पर यूएन के रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी की है। सऊदी अरब ने साफ कहा कि यह कदम आलमी कानून, अमन और फ़लस्तीनी हकूक तीनों के खिलाफ है और इस तरह की हरकतें हालात को और संगीन बना सकती हैं। सूडान के डी फैक्टो लीडर और आर्मी चीफ जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान ने कहा है कि वह अपने मुल्क में चल रहे खूनी टकराव को खत्म करने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। यानी एक तरफ से तो सीज फायर की आहट दिख रही है। ये बात सूडान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने मंगल को बयान जारी करके कही। ये बयान उस वक्त सामने आया जब अल बुरहान सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुंचे, जहां वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मेहमान थे। सऊदी क्राउन प्रिंस हाल ही में वॉशिंगटन के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सूडान के लिए एक अमन प्लान पेश किया था। सूडान में जारी जंग जो मुल्क को 2 हिस्सों में बांट चुकी है, उसे रोकने के लिए अब सऊदी अरब, अमेरिका और सूडान के बीच नई कोशिशें शुरू होती नजर आ रही हैं। एक अच्छी खबर यह है कि ईरान के साथ इस्लामिक मुल्कों के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। ओआईसी चीफ ने ईरान को सपोर्ट देने का वादा दोहराया है।
ایران کی ڈپٹی فورن منسٹر قاسم غریب آبادی اور آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یعنی کہ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا کی ملاقات ریاض میں ہوئی۔ یہ ملاقات UNAOC کے 11ویں گلوبل فورم کے دوران ہوئی۔ اس ملاقات میں اسلامک دنیا کی تازہ صورتحال، غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی ظلم اور تباہی اور ریجنل سیکیورٹی کے مسئلوں پر کھل کر بات ہوئی۔ دونوں لیڈرز نے اس بات پر زور دیا کہ ایران اور OIC کے بیچ تال میل کو اور مضبوط کیا جائے۔ OIC کے چیف نے کہا کہ فلسطین کے مسئلے پر ایران کے ساتھ کھڑے رہنے کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ غزہ میں ہو رہے قتل عام اور انسانی تباہی پر اسلامک دنیا کو ایک جٹ ہو کر آواز اٹھانی ہوگی۔ سپریم لیڈر نے ملک کی طاقتوں کی تعریف کی ہے۔ کیا کہا ہے؟ سنیے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی نے کہا ہے کہ تمام پریشانیوں، پریشر اور مشکل حالات کے باوجود ایران نے بڑی ترقی حاصل کی ہے اور ملک کے اندر آج بھی کئی بڑی طاقتیں موجود ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر نوجوان نسل کی تعریف کی۔ یہ باتیں انہوں نے البوج پروونس کے 5580 شہیدوں کی کانگریس کے ذمہ داروں سے ملاقات کے دوران کہی۔ سپریم لیڈر نے 1980 سے 1988 کے درمیان صدام حسین کے باتھسٹ نظام کے خلاف ہوئے سیکرٹ ڈیفنس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس دور میں ایرانی نوجوانوں نے جو قربانیاں دیں وہی آج کی بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے ایرانی نوجوان بھی دینی ہیں، اسلامی قدروں سے جڑے ہوئے ہیں اور ریولوشن کی روح کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے زور دے کر کہا کہ سیکرٹ ڈیفنس کے تجربات اور اس دور کی سوچ کو آج کی نئی نسل تک پہنچانا بے حد ضروری ہے۔ اس کے لیے کلچر اور آرٹ کے ذریعے کام ہونا چاہیے تاکہ وہ نوجوان جو ریولوشن کے شروعاتی سالوں میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس دور کی قربانی اور جذبے کو سمجھ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام سخت حالات، مشکلوں اور پریشانیوں کے باوجود ملک میں اسلام اور ریولوشن کے راستے پر آگے بڑھنے کے لیے بہت سی تیاریاں اور بہت سی طاقتیں موجود ہیں جنہیں اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ UAE ایک بار پھر غیر اسلامی راستے پر کھل کر آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ ایک حرام کام آن لائن کر دیا گیا ہے۔ UAE نے چپ چاپ آن لائن جوا اور سٹے بازی کو لیگل کر دیا ہے۔ ملک میں پہلی بار لائسنس شدہ آن لائن بیٹنگ ویب سائٹس لانچ کر دی گئی ہیں، جہاں اب UAE میں رہنے والے لوگ اور ٹورسٹ دونوں قانونی طور پر داؤں لگا سکیں گے، یعنی دبئی کو لاس ویگاس بنا دیا گیا ہے۔ UAE کی آفیشیل جنرل کمرشل گیمنگ ریگولیٹری اتھارٹی نے پلے 971 نام کے آن لائن پلیٹ فارم کو لائسنس دے دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 21 سال سے اوپر کا کوئی بھی شخص اس سائٹ پر بیٹنگ کر سکتا ہے، شرطیں لگا سکتا ہے، جوا کھیل سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سرکار نے ابھی تک کوئی آفیشیل اعلان نہیں کیا، لیکن ویب سائٹ منڈے سے لائیو بھی ہو چکی ہے، پیسہ لگ رہا ہے۔ اس پلیٹ فارم پر فٹ بال، UEFA چیمپئنز لیگ، انگلش پریمیئر لیگ، گھوڑوں کی دوڑ اور کرکٹ پر سٹہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پلیٹ فارم پر بلیک جیک اور رولیٹ جیسے کیسینو گیمز بھی موجود ہیں۔ جس ملک کو کبھی اسلامی اصولوں کا جھنڈا بردار بتایا جاتا تھا، آج وہی UAE کھلے طور پر جوئیں جیسے حرام چیزوں کو سسٹم کا حصہ بنا رہا ہے۔ یہ صرف ایک ویب سائٹ نہیں ہے، بلکہ UAE کی بدلتی سوچ اور بھٹکنے کا صاف اشارہ ہے۔ بھٹکاؤ اسلامی پرنسپل سے۔ عراق میں 35 سال بعد یورپ سے پہلی فلائٹ پہنچی ہے۔ 35 سال کیوں رکی رہی؟ بتاتے ہیں۔ منگل کو عراق کی منسٹری آف ٹرانسپورٹیشن نے بتایا کہ گریس کی ایجین ایئر لائنز کی فلائٹ ایتھنز سے اڑان بھر کر بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی۔ یہ پچھلے 3.5 دہائیوں میں پہلی یورپین فلائٹ ہے جو سیدھے بغداد پہنچی ہے۔ یاد رہے کہ 1980 کے آخر اور 1990 کے شروعاتی دور میں صدام کے ٹائم میں جنگ، پابندیوں اور لگاتار سیکیورٹی حالات بگڑنے کی وجہ سے یورپین ایئر لائنز نے عراق کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس بند کر دی تھیں۔ اب ایتھنز سے بغداد کی یہ فلائٹ صرف ایک سفر نہیں، بلکہ عراق کی انٹرنیشنل ایئر کنیکٹیویٹی کی واپسی اور بدلتے حالات کا بڑا سگنل مانی جا رہی ہے۔ فی الحال ان خبروں کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔
आप सलामत रहिए, खुश रहिए। दुनिया टुडे आपका दूसरा चैनल एक्टिव हो चुका है, 10 महीने बाद वापस मोनेटाइज हो चुका है। यूट्यूब को बहुत बहुत शुक्रिया। उसका भी लिंक सारे वीडियोज़ में पीछे भी आ रहा है, इसमें भी आएगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे जाकर सब्सक्राइब करें। वहाँ अच्छी, छोटी और रिसर्च बेस्ड स्टोरीज आने वाली हैं। थैंक यू।